नमस्कार। उत्तराखंड में इस वक्त सबसे बड़ा और एक बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही को अब 36 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक कुल 26 शव भी बरामद हो चुके हैं। 210 लोग अभी भी लापता हैं और इनमें से करीब 35 लोगों के तपोवन की एक सुरंग में फंसे होने की आशंका है। इन्हें बचाने के लिए डे एंड नाइट रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल में 180 मीटर दूर एक टी पॉइंट पर मजदूर फंसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 130 मीटर तक सुरंग साफ हो चुकी है। कुछ ही देर में ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है। टनल के अलावा पूरे तपोवन में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से आपके लिए लेटेस्ट रिपोर्ट भेज रहे हैं। सैकड़ों टन पहाड़ी मलबा, जिंदगी लीलने वाली लहरों को गुजरे 36 घंटे हो चुके हैं। अब सिर्फ बर्बादी के निशान बाकी हैं। प्रलय में सब कुछ समा गया। रास्ते में पड़ा गांव, पावर प्रोजेक्ट, डैम, पुल, मजदूर सब तिनके की तरह बह गए। एनटीपीसी की टनल में इस वक्त भी राहत और बचाव का काम जारी है। लड़का था यो, कहाँ काम करता था? हमको कोई नहीं था। टैनी गांव में जहां पर बीआरओ ब्रिज टूटा है और गांव की कनेक्टिविटी मुख्य शहरों से, मुख्य इलाकों से अलग हो गई है, अब उसको बनाने का काम बीआरओ की तरफ से जारी है। विकराल जल तांडव के बाद उत्तराखंड के तपोवन में चारों ओर तबाही पसरी है। जैसे ही कुदरत की आफत थमी, साल 2021 का सबसे बड़ा रेस्क्यू और मुश्किल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, इन सब के जवान देवदूत बनकर देवभूमि पर उतर पड़े। एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 जहां जवानों और इक्विपमेंट को ग्राउंड जीरो पर पहुंचाने का काम करते रहे, चॉपर से दिन भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। एक एक जिंदगी बहुत कीमती है, उन्हें बचाने की जंग जारी है। इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर पवन नारा, गोनिका अरोड़ा और इंदर सिंह बिष्ट ने ऐसे स्पॉट से सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की हर तस्वीर भेजी है, जहां से रिपोर्टिंग करना खतरे से खाली नहीं। एनटीपीसी की तपोवन टनल में रेस्क्यू का काम जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 250 मीटर आगे बढ़ पाने में सफलता पाई गई है। तपोवन में जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिस टनल में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस टनल के बिल्कुल बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी टनल में सिर्फ और सिर्फ मलबा भर चुका है। तबाही के दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का फोकस ये टनल रही। एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बनी इस टनल में कई मजदूर फंस गए। इन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। 3 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में सैकड़ों टन मलबा पानी के साथ घुस गया था। संवाददाता पवन नारा इस सुरंग तक गए और देखा कि यहां जिंदगी बचाने का काम कितना मुश्किल है। अभी भी बड़े बड़े अर्थ मूवर्स यहां से मलबा निकाल रहे हैं। चूंकि ये मलबे वाली टनल थी, इसलिए इसका ढलान नीचे की तरफ है, जहां बड़ी संख्या में मलबा भरा हुआ है, जिसको लगातार निकाला जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए लगभग 35 घंटे का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 70 मीटर का मलबा ही हटाया जा सका है। आपको बता दें कि इस मलबे को हटाने के लिए 22 ग्रेनेडियर्स, इंजीनियर्स, यहां गढ़वाल स्काउट्स के अलावा आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। लेकिन ये जो बचाव कार्य है, ये फिलहाल
एक टनल में चल रहा है, इसलिए ऑपरेशनल मजबूरियां हैं कि एक ही अर्थ मूवर काम कर सकता है और यहां फिलहाल निकाला जा रहा है। ग्लेशियर टूटने से मलबा ऋषिगंगा नदी से होते हुए धौली गंगा तक पहुंचा और तपोवन में मलबा बांध की सुरंगों के भीतर जमा हो गया। जो लोग सुरंगों के अंदर काम कर रहे थे वो मलबे में ही दब गए। टनल के अंदर से जो तस्वीरें आई हैं उससे इस प्रलय का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे मुश्किल चुनौती थी टनल के भीतर पहुंचने की। टनल में कीचड़ भरा हुआ है, घोर अंधेरा था, बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू टीम को पहली बड़ी सफलता मिली है कि टनल के अंदर लाइट फिर से चालू हो गई है। आगे जाकर एक टी पॉइंट बनता है जहां से 3 हिस्सों में ये टनल बंटती है, जहां टनल की जो गोलाई है वो कम हो जाती है और उम्मीद की जा रही है कि उस गोलाई में जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट है उसने मलबे को रोका होगा और जो लोग अंदर फंसे हैं उनके लिए हवा वहां होगी ताकि वो जिंदा रह सके। हालांकि इस मौसम में जहां धूप जाने के बाद यहां ठंड लगातार बढ़ने लगती है और तापमान 4 से 5 डिग्री तक रहता है, ऐसी स्थिति में हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है और यहाँ एक एक क्षण महत्वपूर्ण है और इसीलिए लाइट का इंतजाम किया गया है और अब आर्मी की तरफ से कहा गया है कि रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। आईटीबीपी ने ऑपरेशन से पहले पूरी प्लानिंग की, नक्शे को देखा गया, फिर टनल के अंदर रेस्क्यू मिशन चलाया गया। प्रेशर will not be here. ना ना प्रेशर तो सीधा आगे जाएगा। सीधा एटी किसी भरी थी 5 मीटर भरी थी तापर फांका थी फांका थी the chances are more chances we can go for so এইটো কেতে ডিসটেন্স 180 মিটার 180 মিটার very good 100 মিটার 180 মিটার then we will move right yes अब ये जा रहे हैं, हमको यही से जाना है सर। यहाँ पे बताता हूँ एनटीपीसी प्रोजेक्ट में बनी इस टनल को आसान ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यह सुरंग करीब 3 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर है। इस सुरंग के 180 मीटर अंदर जाने पर ही एक टी पॉइंट आता है, जहां से 3 और छोटी टनल बनी हुई है और ये 2.5 मीटर चौड़ी है। अगर मलबा आया होगा तो उसकी रफ्तार यहां कम हो गई होगी। इसके आगे काम कर रहे 30 से 35 लोग हैं। उम्मीद है कि वो जगह 600 मीटर पर है और वहां वो सुरक्षित हो सकते हैं। 180 मीटर में लगभग 150 मीटर या 140 मीटर तक क्लियरेंस हो चुका है और 40-50 मीटर अभी बाकी है। तो उसके बाद टी पॉइंट मिलेगा जहां से राइट जाना पड़ेगा, तो उसमें जो है छोटी टीम जाएगी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और अन्य की स्पेशलाइज्ड टीम जाएगी, ऑक्सीजन और अदर एपरेटस लेकर रेकी करेगी और तब पता चलेगा कि स्थिति क्या है। टनल के बाहर ही आर्मी मेडिकल कोर ने कैंप स्थापित किया है। जो भी मजदूर बाहर निकले उसको तुरंत मेडिकल सहायता दी जा सके, उसके लिए तैयारी की गई है। और अगर आप इक्विपमेंट पे देखेंगे तो ऑक्सीजन से लेकर यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा भी ऑन ग्राउंड टनल के बिल्कुल बाहर मौजूद है। सर, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि लोग स्वस्थ निकले और हम लोगों को मौका मिले उनकी जान बचाने का, सेवा करने का। बाकी हमने सारी सुविधाएं यहाँ रखी हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, इमरजेंसी मेडिसिन हैं, जो भी आगे कैजुअलिटी हम उसको अच्छे से सेव करके। ऐसी सिचुएशन में जब किसी टनल से किसी को निकाला जाए तो किस तरह की स्थिति में एक मजदूर हो सकता है और किस तरह के इक्विपमेंट आपके पास? मजदूर एक तो बहुत ठंड में रहा होगा, अंदर बिल्कुल बॉडी कूल होगी। दूसरे ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे उसके, कहीं मुंह में, नाक में, कान में, कहीं वो सांस वांस लेने में उसको दिक्कत हो रही होगी। इंजुरीज होंगी, उसके सर में लगी होगी, कहीं हाथ पांव में लगी होगी, फ्रैक्चर वगैरह होंगे। उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हमारे इक्विपमेंट्स भी हैं, मेडिसिन भी हैं, सब कुछ है। मलबे से लोगों को निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तबाही आई तो उसकी फोर्स बहुत ज्यादा थी। ऐसे में सुरंग के भीतर से मलबे को बहुत सावधानी से हटाया जा रहा है। टनल कितनी गहरी है, मजदूर कहां फंसे हैं, मलबा कितनी भीतर तक गया है, गोनिका अरोड़ा ने इसका जवाब टनल बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ओम प्रकाश डोभाल से लिया। पूरा टनल का आप जो मामला समझा रहे थे कि कुछ लोग वहां हो सकते हैं, बचे हो सकते हैं, क्योंकि मलबा तो इतनी मात्रा में अंदर गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी बचे होने की उम्मीद है। कैसे? वो हम ये
एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये हमारी टोटल 7.5 मीटर की टनल है, ये 3 किलोमीटर पे जाती है और 3 किलोमीटर जाके होल्ड हो जाती है। वहाँ पे पूरा चट्टान है, वहाँ से आगे हम काम ही कर रहे हैं। लेकिन 180 मीटर जाने के बाद हमारे टी पॉइंट आते हैं। उस टी पॉइंट के अंदर हमारी 3 टनल अलग अलग ब्रांचों में जाती हैं और वो बहुत छोटे ढाई की टनल है। वो 2.5-3 मीटर उसकी हाइट है। उस हाइट पे जाने के लिए जब ये पानी गया होगा तो उधर डाउन स्ट्रीम है, तो पानी का ये सोच सकते हैं कि पानी फोर्सली डाउन स्ट्रीम में जैसे गया होगा तो इस तरफ कम आया होगा। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से पहाड़ का मलबा धौली गंगा की धार के साथ तपोवन के 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंगों में जमा हुआ। रविवार को आईटीबीपी के जवानों ने छोटी सुरंग के मलबे को साफ करके वहां फंसे 12 लोगों को निकाल लिया था। लेकिन तपोवन की दूसरी सुरंग जो एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर है, उसमें जिंदगी तलाशने का ऑपरेशन जारी है। एनटीपीसी के जिस टनल पर काम चल रहा है, ये टनल ऊपर तक भरी हुई थी, लेकिन अब इस टनल को 70 मीटर तक खाली कर लिया गया है और अब अर्थ मूवर्स के जरिए इसे निकाला जा रहा है। कोशिश ये की गई थी कि टनल के अंदर जवान फट्टे पर फट्टा लगाकर अंदर जाएं और वहां जाकर कोशिश करें कि अगर वो मलबे को पार पाकर उस इलाके में पहुंच सके जहां जवान हो। लेकिन एक डेड एंड ने पूरे प्लान को खराब कर दिया और उसके बाद सभी जवान बाहर आए और अब एक बार फिर यहां अर्थ मूवर के जरिए ही इस मलबे को निकाला जा रहा है। तपोवन के पूरे इलाके में आईटीबीपी की टीम स्निफर डॉग्स के साथ ग्राउंड जीरो पर है। ये डॉग्स दुर्गम इलाकों में इंसानों को खोजने में माहिर हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हर मिनट कीमती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जिंदगी बचाने की जंग मुश्किल होती जाएगी। इसके लिए जमीन से आसमान तक मैराथन रेस्क्यू चल रहा है। जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। आईटीबीपी के पूरे 500 से ऊपर लोग यहाँ मौजूद है। पूरे अलग अलग टीम्स है, ऊपर भी है, तपोवन के आगे भी रैनी गांव में ही है, यहाँ भी है और सभी अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी ऑप्स मिस्टर मनोज रावत वो भी हैं और पूरे सब आईटीबीपी के सब अधिकारी यहाँ मौजूद है। आईटीबीपी के अलावा एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ में भी आईटीबीपी के ही लोग हैं और एसडीआरएफ उत्तराखंड है, उत्तराखंड पुलिस है और आर्मी के लोग हैं। तपोवन बैराज पर जिस वक्त तबाही का मंजर था, उस वक्त वहां फंसे मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे। मौत बिल्कुल सामने थी। इस मौत के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आई एक सीढ़ी, जिसने करीब 30 से ज्यादा लोगों को नई जिंदगी दी। पवन नारा इस स्पॉट पर पहुंचे और देखा कि कैसे एक सीढ़ी ने 35 लोगों को बचा लिया। सारे मजदूर इसी बैराज से दौड़ते हुए इस तरफ आए और ये बैराज का वो हिस्सा है जहां सीढ़ियां लगी हुई थी और उनको उम्मीद नजर आ रही थी। सामने आप जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार 5 लेयर की है। एक लेयर या कहें कि एक सीढ़ी नुमा दीवार की ऊंचाई 10 मीटर है, 30 फीट है और लगभग 2 बेंच मलबे में दब गए थे। लोगों ने वहां से दौड़ लगानी शुरू की। वहां से दौड़ लगाकर वो इसी तलहटी में या कहें कि बैराज में दौड़ लगाने लगे और दौड़ लगाते लगाते इस कोने की तरफ पहुंचे जहां उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी। जो टूटी हुई सीढ़ी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो जीवनदायिनी सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी पर चढ़ पाया उसे जीवन मिला और जो नहीं चढ़ पाया वो आज लापता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़े, लगातार मलबा और गाद बड़ी तेजी गति से ऊपर बढ़ने लगा और भागते हुए वो दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़े। ये दूसरा बेंच था और ये सफेद हो चुकी सीढ़ी इस बात की गवाही दे रही है कि ये 2.5 बेंच तक मलबा आया था। वहां से भागते हुए वो यहां आए और इस बीच चिल्लाने लगे। मजदूरों को भरोसा नहीं था कि वो जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि पानी और मलबा जिस गति से बढ़ रहा था उन्हें आशंका थी। तबाही में बचने वाले लोगों ने पवन नारा को पूरी कहानी सुनाई।
अलर्ट के दौरान जो हमारे बॉस ने हमको बताया था, तो उसी अलर्ट के दौरान मैं वहाँ से ज्यादा से ज्यादा 50-60 मीटर ही आगे दौड़ पाए होंगे हम। तब तक हमारा बैराज का फर्स्ट गेट टूट चुका था। अच्छा। बस जैसे बैराज का फर्स्ट गेट टूटा तो हम वहाँ से समथिंग भागते भागते सिर्फ हमें मात्र यानी समथिंग 2 मिनट में हम यहाँ पर अपने लेफ्ट बैंक साइड बोलते हैं हम इसको, इस बेंच के साथ हम मतलब यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो मलबा फ्लड जो आया था वो पूरा तहस नहस करके गया था। तो नीचे नीचे मलबा आ रहा था, हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे। ऋषिगंगा डैम पर जूनियर इंजीनियर के तौर पर पोस्टेड युगल किशोर भी लापता हैं। गुजरते वक्त के साथ उनके घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। युगल किशोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। रैनी गांव में गोनिका को रोती बिलखती एक महिला भी मिली। एक अम्मा यहाँ पर है, वो रो रही हैं। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ? मेरा लड़का था यो। कहाँ काम करता था? राम ये कथा हमको कोई नहीं था, मुझको कोई नहीं आया, सरकार ने कोई मामा गुण। आपका बेटा यहाँ काम करता था? राम चले कहाँ रहती हैं आप? राम ये गो राम। चमोली में आई त्रासदी का असर हर तरफ दिख रहा है। रिपोर्ट है कि रैनी बैराज के टूटने से 13 गांवों से पूरा कनेक्शन टूट चुका है। मलारी घनशाली से संपर्क टूटा। चाइना बॉर्डर से सटे गांव हैं, इनके रास्ते बंद हो गए हैं। आईटीबीपी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। रैनी गांव में कुदरत की तबाही सबने देखी कि किस तरीके से यहाँ से वो तबाही का मंजर की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद अब हमारे जवान किस तरीके से इस आपदा से जो नुकसान हुआ है कैसे उसे अब ठीक कर रहे हैं, कैसे अब जो भी सड़कें यहाँ पर बंद हो गई हैं उन्हें कैसे खोला जा रहा है, कैसे रास्ता बनाया जा रहा है, ये तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये वो जगह है रैनी गाँव, ये रैनी गाँव को जोड़ने वाली वो सड़क है। यहाँ पर ब्रिज था, लेकिन अब वो ब्रिज तो पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ पर सुबह तक पूरा ही मलबा था। पूरा मलबा यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी थी वहां से लेकर यहाँ पूरा पीछे तक मलबा है। लेकिन अब बीआरओ की टीम जब सुबह से यहाँ पर पहुंची है तब से ही ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर जारी है कि यहाँ पर कैसे भी जो सामने की तरफ रैनी गांव, लाता गांव या फिर मलारी गांव, ये तमाम गांव जो उस तरफ हैं वो गांव अब क्योंकि कनेक्टिविटी उनसे खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज था वो ब्रिज पूरी तरीके से टूट चुका है। गोनिका अरोड़ा को पता चला कि लोगों तक अब हेलीकॉप्टर के जरिए राशन पहुंचाया जा रहा है। चमोली में जिस तरह की तबाही हुई है उसके बाद अब अलग अलग इलाके जो कि दूसरे इलाकों से कट गए हैं, कनेक्टिविटी कट गई है, राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक अब कुछ इस तरीके से मदद भेजी जा रही है। हम इस वक्त तपोवन से लाता जाने के लिए, यानी कि उस जगह वो गांव जो कि बाकी दूसरे गांव से डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि जो पुल बना हुआ था ऋषिगंगा पुल वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है और इसीलिए अब उन गांव तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर्स के जरिए देखा जा रहा था कि सिचुएशन किस तरीके की है। यहाँ से आपको नीचे की तस्वीर दिखाएंगे तो यहीं पर आपको वो एनटीपीसी का वो पावर प्लांट दिखेगा जहाँ पर इस वक्त वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि किस तरीके से। यहाँ पर देखिए नीचे आपको तमाम जो गाड़ियां नजर आएंगी, यही इसी से नीचे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जब सैलाब आया उस वक्त ऋषिगंगा पावर प्लांट में 50 से 60 लोग काम कर रहे थे। वहां 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं तपोवन में एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 150 में से 121 लोग लापता हैं। रैनी गांव में रहने वाले भी कई लोग लापता हैं। तबाही का एक वीडियो आज ही आया है। ये वीडियो तपोवन बैराज का है। रविवार सुबह 10 बजे के करीब यहाँ मंजर कितना खौफनाक था दिख रहा है। तेज आवाज और गड़गड़ाहट के साथ लाखों टन का मलबा आया और बैराज से टकराया और सब कुछ तबाह हो गया। ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों का बहाव बहुत तेज है। इन्हीं का फायदा उठाने के लिए रैनी गांव में ऋषिगंगा नदी पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और तपोवन में 2 पनबिजली योजनाओं पर काम चल रहा था। ग्लेशियर फटने से इन प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है। तबाही में जो बच गए वो ऊपर वाले का शुक्र मना रहे हैं और जो लापता हैं उनकी जिंदगी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है।